बायोमोलिक्यूल रिवाइज करते इधर देखेंगे भाई, ये है तो बायो का चैप्टर और यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो स्पेशली पीसीएम वाले बच्चे उनको यही तकलीफ आती है कि भाई बायोमोलिक्यूल कैसे पढ़ें। हाँ, इसका वेटेज है अच्छा खासा, 4-5 मार्क के आसपास वेटेज जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है वो बीच में बताते जाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। होते क्या है, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब जो है दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड के साथ साथ उसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मींस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही हैं, लेकिन उनके साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस मींस इंटरेक्शन ऑफ केमिकल विथ वाटर करें, तो सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये जो है ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करें तो वो सिंपलर हाइड्रोलिसिस यानी कि मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला मोनोसेकेराइड, तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने क्लासिफाई किया है एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेकेराइड्स। इंक्लूड नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर मैं एक कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करता चला जाऊं तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा दैट शुड बी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज, और जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा उनको क्या बोलेंगे, कीटोज। तो मोनोसेकेराइड वो हैं जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो, इट मे बी एल्डोज और कीटोज। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज। तो मोनोसेकेराइड्स हमने पढ़े, दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। एल्डोज मीन्स ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एंड कीटोज मीन्स क्या होंगे, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा। स्टार्च पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, स्टार्च। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स। मतलब अगर ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करें तो ऐसा नहीं कि फर्दर कुछ और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। हाँ, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो H2O CO2 मिलेगा एंड एनर्जी भी मिलेगी, वो तो रेस्पिरेशन में होगा हमारे। लेकिन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म वो नहीं बनाया जा सकता कार्बोहाइड्रेट का। हम जैसे कुछ बात करें कंपाउंड्स की तो ये है एल्डोट्रायोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका एग्जांपल है, एल्डो टेट्रोज, ये सब किसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं, एल्डोज के एग्जांपल हैं, कुछ कीटोज के एग्जांपल हैं। अब इनको लर्न करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट सॉरी, वो का हाइड्रोकार्बन, कार्बन पढ़ाते पढ़ाते हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स दैट यील्ड 2 or 10 मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides. इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, डाइसैकेराइड्स हो गए, ट्राइसैकेराइड्स हो गए, टेट्रासैकेराइड्स हो गए। तो ओलिगोसैकेराइड्स मींस क्या होगा, जिनमें 2 to 10 क्या होना चाहिए, मोनोसैकेराइड्स। यानी ओलिगोसैकेराइड्स को आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड्स तो मिलना ही है। नाउ व्हाट आर डाइसैकेराइड्स, नाम से क्लियर है भाई, 2 से 10 तो मतलब डाइसैकेराइड वो हो गए जिनमें डबल शुगर मिलेगी, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें
शुगर की, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। लेक्टोज, मॉल्टोज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके किसके एग्जाम्पल? डाइसेकेराइड्स। तो जैसा मैंने बताया, कुछ हम सुक्रोज का एग्जाम्पल लें तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है। जबकि मॉल्टोज की बात करें हम तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। मॉल्टोज, तुमने मॉल्ट ड्रिंक सुने होंगे, वो एडवर्टाइज में आते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो वो बूस्ट क्या है? वो मॉल्ट ड्रिंक है। मॉल्टोज मतलब जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ग्लूकोज के। तो क्यों हम मॉल्ट ड्रिंक पी रहे हैं? मतलब भाई क्यों हम क्या बोलना चाहिए, तुमने और भी सुना होगा इसी तरह के ड्रिंक्स, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, इसके अलावा भी और आते हैं ना यार, क्या नाम है, बोनवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया। तो क्यों पी रहे हैं हम ये सब? क्योंकि उनमें डायरेक्टली मॉल्टोज होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च जो होता है ना उसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है, तो उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा। और एनर्जी भी एकदम इंस्टेंट नहीं मिलने वाली है। जैसा कि आजकल की जनरेशन ही हमारी इंस्टेंट है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट वाला काम मैगी। तो वैसे ही ये भी भाई इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट एनर्जी का इलाज क्या है? मॉल्ट ड्रिंक। और मॉल्टोज में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल है? 2। अब कोई बोलेगा इससे अच्छा डायरेक्ट ग्लूकोज पी लो, तो हाँ ठीक है, ग्लूकॉन डी आता है ना, वो भी तो इसी बेसिस पे है। ओलिगोसेकेराइड का एक टाइप है डायसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 2 to 10 हो सकता है, जिसमें एग्जैक्टली 2 है, दैट इज डायसेकेराइड। 3 हुए तो ट्राइसेकेराइड, 4 हुए तो टेट्रासेकेराइड्स। अभी हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की, जिनमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स हों। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया स्टार्च। स्टार्च में n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, स्टार्च है। और अगर हम प्लांट स्टार्च की, मतलब प्लांट्स के लिए बात करें तो सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स हैं। ये दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। नॉन शुगर ओलिगोसेकेराइड्स का एग्जांपल पूछा एग्जाम में, तो नॉन शुगर क्यों बोला? बिकॉज दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। लाइक कभी तुमने कच्चे साबूदाने खाए हो? कच्चे इन द सेंस कि बॉईल किए हुए, ऐसा नहीं कि उसमें वो मसाले वसाले डाल के नहीं। मतलब जैसा कि हमने देखा है कि ड्यूरिंग जो फास्ट होता है हम उसको बिल्कुल अच्छा सा पका के खाते हैं। जस्ट बॉईल किए हुए तुम जो साबूदाने उसको खाना, वो टेस्टलेस होते। उनमें से एक वाइट वाइट सब्सटेंस निकलेगा, दैट इज स्टार्च। तुमने देखा है वो लोग साबूदाने के ये बनाते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें वो उसका जो व्हाइट सब्सटेंस निकलता है ना, उससे वो चिप्स बनाई जाती है। तो व्हाइट सब्सटेंस क्या होता है? स्टार्च, दैट इज टेस्टलेस। लेकिन हम फास्ट में यही खाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है भाई। फास्ट रखा है, एनर्जी चाहिए भाई, पूरे दिन भूखा रहना है। तो इसलिए क्या खाते हैं हम लोग उस केस में? अ, साबूदाने खा रहे, स्टार्च खा रहे। इवन तुमने देखा होगा कि लोग ठंड के टाइम पे गोंद के लड्डू खाते हैं, गम। क्यों? अपने गम को भुलाने के लिए। भाई गम क्यों खाना है? क्यों खाना है? क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। स्टार्च की तरह इसमें भी ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो हम क्या सेल्यूलोज नहीं खा सकते? सेल्यूलोज ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स में होता है। मतलब ऐसा होता है ना, तो हम पता है क्या, रोड पे प्लांट्स को तोड़ तोड़ के खा जाते हैं, लकड़ियां खा जाते हैं, पर नहीं खा सकते बिकॉज हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। शुगर, जैसा मैंने बताया कि भाई पॉलीसेकेराइड्स तो नॉन शुगर्स है। Sugar in general, monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solid, soluble in water, sweet in taste. इसलिए इनको क्या बोला है? शुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, दे आर ऑल आर शुगर बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। ग्लूकोज तो हमने देखा है कि हमें शुगर में भी मिल जाते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। बट जो भी फ्रूट्स हैं उनमें जो शुगर होती है दैट इज फ्रक्टोज। अब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स?
those carbohydrates which contain free aldehyde or ketonic group and reduce Fehling solution and Tollens reagent are known as reducing sugar. All monosaccharides like maltose, मतलब ये Fehling solution और Tollens solution को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होंगे, which do not have free aldehyde or ketonic group and they cannot reduce Fehling or Tollens reagent. These are known as non reducing sugar like सुक्रोज. जैसा हमने शुगर जो हम लोग खाते हैं घर में, दैट इज सुक्रोज. और वो कैसी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे. व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. नाउ कार्बोहाइड्रेट के हमने टाइप देखे. सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है. सिंपल में हम बात करें तो क्या आते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. डाइसेकेराइड्स में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज. पॉलीसेकेराइड जो कॉम्प्लेक्स में आते हैं दैट इज स्टार्चेस, फाइबर्स, ग्लाइकोजेंस. ये सब किसके एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के. अब हम आते हैं ग्लूकोज पे. ग्लूकोज हमें पता है कि किस फॉर्म में मिलता है, फ्री फॉर्म में भी मिलता है नेचर में, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है. जितने भी फ्रूट्स है, जो भी स्वीट चीजें हैं उनमें ग्लूकोज होता है या फिर फ्रक्टोज होता है. हाउ वी कैन प्रिपेयर द ग्लूकोज. नंबर वन, वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम सुक्रोज. सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. सेकंड, फ्रॉम स्टार्च. एज वी नो देयर आर एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन स्टार्च. तो अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसा नहीं होगा, इजीली नहीं होगा, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन वी गेट द एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. इंडस्ट्री में इसी तरह से ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग स्टार्च. ये एक कॉमन मेथड है, ध्यान रखेंगे इसको. ग्लूकोज इज द मोस्ट abundant monosaccharide present in sweet fruits and honey, and sucrose is a disaccharide composed of glucose and fructose. बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ध्यान रखते जाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं तो इनिशियली जो स्ट्रक्चर बताया गया दैट इज स्ट्रेट चेन. एंड इसमें बताया गया कि CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डोज है ये, एंड CH2OH भी है. जैसा कि हमने देखा ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज होते हैं. ठीक है, कीटोज आगे आएगा, सॉरी वो उसमें फ्रक्टोज में आता है. तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया और ग्लूकोज के दो टाइप बताए गए, डी टाइप और एल टाइप. अब ये डी टाइप एल टाइप क्या वो बता रहा हूँ आगे. फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर आया कि इस तरह का लिंकेज होता है फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में. जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और क्या आया हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज. क्या डिफरेंस है अल्फा डी बीटा डी में, हम ध्यान दें तो ये रोटेशन का डिफरेंस है इनके. और क्या दिख रहा है हमें, देखो ये फर्स्ट कार्बन पे HOH का डिफरेंस दिख रहा है. तो अल्फा में क्या है, H लेफ्ट में है, OH राइट में है. लेकिन बीटा में देखे तो OH लेफ्ट में है. तो ये माइनर सा डिफरेंस है देखो. इसका हॉवर स्ट्रक्चर बनाया गया फ्रॉम पायरेन. तो अल्फा डी ग्लाइको ग्लूकोपायरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, ये दो स्ट्रक्चर बनाए गए. अगेन इनमें भी तुम लोग देखोगे ध्यान से डिफरेंस क्या आता है, बस ये फर्स्ट कार्बन पे H और OH का डिफरेंस है. हर जगह देखो HOH लगे हुए हैं, बाकी सबका जो अरेंजमेंट है वो सेम रहता है. CH2OH CH2OH HOH, बाकी सब कुछ सेम है. डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दोनों स्ट्रक्चर अल्फा बीटा में फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन में जो H और OH का डिफरेंस है वो दिख रहा है हमें. क्लियर है. तो ये स्ट्रक्चर बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखेंगे. अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के हैव अ स्ट्रक्चर दैट इज पायरेनो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, because these resemble with pyrene, that's why these are known as pyreno structure. अब हम ग्लूकोज का HI से रिएक्शन देखें तो
अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए रिएक्शन करवाए गए हैं। कि पहले तो उन्होंने बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वो कैसा है, स्ट्रेट चेन है। तो जब हमने इसको HI से रिएक्ट करवाया तो ग्लूकोज ने क्या दिया, एनहेक्सेन। बहुत रेयरली रिएक्शंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है हमें। देखो इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पर चेन स्ट्रक्चर लिया है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं लिया है इसका। तो चेन स्ट्रक्चर अगर है तो HI से हेक्सेन दे रहा है, दैट मीन्स वो चेन स्ट्रक्चर है, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं। ये एल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली ये जो NH2OH है, हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और ऑक्साइन देगा, दिया इसने ऑक्साइन। साइन HCN से रिएक्ट करवाया तो साइनोहाइड्रीन बनाया, बहुत बढ़िया। ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया तो ग्लूकोनिक एसिड बना लिया, विच इज सिमिलर टू रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। किसी भी एल्डिहाइड को NH2OH से रिएक्ट करवाए तो ऑक्साइन बनाएगा, HCN से रिएक्ट करवाए तो साइनोहाइड्रीन बनाएगा, ब्रोमीन से रिएक्ट करवाए तो एसिड फॉर्म करेगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो ये जस्टिफाई करती है कि हाँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन। बट क्या था जिसके कारण ये हो गया कि भाई वो चेन स्ट्रक्चर नहीं है। आगे हम देखें तो इसके 5 OH ग्रुप फ्री हैं, वो कैसे इन्होंने डिटेक्ट किया, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया तो 5 OH ग्रुप जो थे उन्होंने इससे रिएक्ट कर लिया, देखो 1 और 4 5, तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम हुए। 1 मोल ग्लूकोज पे 5 मोल इनका कंजम्पशन हो रहा था, जिससे क्या पता चला कि 5 OH ग्रुप आर फ्री। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप कैसे डिटेक्ट किया इन्होंने, ऑक्सीडेशन किया तो क्या फॉर्म किया, सैकरिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी क्या बनता है, सैकरिक एसिड्स। तो ये प्रेजेंस किसका प्रेजेंस शो कर रहा है, OH ग्रुप का। ये सब रिएक्शन जो हमने पढ़ी ये बस हमें ये बताती हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट चेन। सबसे पहले HI से रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया, एनहेक्सेन। फिर हमने इसको रिएक्ट करवाया NH2OH से तो ऑक्साइन फॉर्म किया, HCN से साइनोहाइड्रीन बनाया, एंड Br2 से रिएक्ट करवाया तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म किया। सिमिलरली हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा के ये प्रूव किया कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं, एंड जब हमने HNO3 से ऑक्सीडाइज किया तो ये एसिड में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स दिस गिव्स प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH ग्रुप। जैसा कि हमने देखा ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है, जो डायसेक्राइड के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। जैसे हमने बताया शुगर के हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरह पहले आया था। क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो देखो फ्रक्टोज में CO ग्रुप है, मतलब कीटोनिक है ये, जबकि हमारे पास जो ग्लूकोज था उसमें CHO था। फिर ये फ्यूरेन से रिसेंबल करते हुए इसके फ्यूरेनो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, फ्रक्टोफ्यूरेनोज अल्फा एंड बीटा। क्या डिफरेंस है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो सेकंड कार्बन है इस पे CH2OH और OH की पोजीशन देखो, दिख रहा है डिफरेंस। वहां पर किसका डिफरेंस दिख रहा था हमें, फर्स्ट कार्बन पे HOH का। यहाँ पर डिफरेंस किसका दिख रहा है हमें, CH2OH और OH का। वहां पर OH किस तरफ था अगर हम अल्फा में देखें, ये तो खैर वो चेन ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, देखो अल्फा में, सॉरी अल्फा में OH देखे कहाँ पर है, इसमें देखो अल्फा स्ट्रक्चर जो है इसका, अल्फा स्ट्रक्चर राइट में ही है ना, तो OH राइट में रखा तो अल्फा स्ट्रक्चर, लेफ्ट में रखा तो बीटा स्ट्रक्चर। इसके भी हैवर्थ स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जैसा कि सेकंड कार्बन पे देखो CH2OH दिख रहा है ये, बाकी सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या आता है, CH2OH और OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आ रहा है सेकंड कार्बन पे, जबकि ग्लूकोज में कहाँ चेंज आ रहा था, फर्स्ट कार्बन पे।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में अगर हम डिस्टिंग्विश करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, स्टार्च, नंबर 1, ऑन हीटिंग विथ फेलिंग सॉल्यूशन ग्लूकोज देगा रेड पीपीटी, शुगर नो प्रेसिपिटेट, स्टार्च नो प्रेसिपिटेट, क्योंकि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। ऑन हीटिंग विथ टॉलेंस रिएजेंट दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, glucose gives silver mirror test, no silver mirror is formed, no silver mirror is formed. On heating with phenyl hydrazine, yellow colored crystals of ओसेजोन are formed and इसके केस शुगर और स्टार्च में कोई कलर फॉर्म नहीं होता है। On heating with रेसोसिनॉल एंड HCl, रेसोसिनॉल और HCl से ऐड किया तो नो कलर, वाइन रेड कलर, नो कलर। On adding NaOH solution and 2 drops of cobalt nitrate, no color, violet color, no color. I2 solution ऐड करें तो पहले दोनों कोई कलर नहीं दिया, लास्ट वन यानी क्या था हमारे पास, वो स्टार्च, स्टार्च ने क्या दिया, ब्लू वायलेट कलर। ऑन हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब melts into brown color substance and smell of burnt sugar क्योंकि शुगर है, and turns black on heating further, melts becomes brown, charged at high temperature, and स्टार्च की बात करें तो चार्ज ऑन हीटिंग स्ट्रांगली। ग्लूकोज को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है। शुगर को हीट किया तो मेल्ट हो जाएगी और चार होना स्टार्ट करेंगी। एंड अगर हमने स्टार्च को हीट किया तो डायरेक्ट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चार जलना शुरू कर देगा। जैसे अगर हम शुगर में फॉर एग्जांपल H2SO4 डाल दें तो शुगर के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल जाएंगे और बिल्कुल कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज चार्ट, जल जाना। टॉलेन रिएजेंट हमें पता है क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेन रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से मिलकर बना है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। इन दोनों का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो होंगे वो फेलिंग टेस्ट के साथ, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखें तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसा कि एक इंजन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हनी हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एज एन एनर्जी सोर्स। लाइक अगर हम वेद पुराण भी देखें तो इनमें भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं वो हनी के बिना अधूरी होती है। मतलब आप अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने जाओगे तो वो साथ में हनी भी देंगे। सेल वॉल ऑफ, हाँ, कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। Cell wall of bacteria in plant is made up of polysaccharides. We build furniture from cellulose in form of wood, and indeed clothes are made of cellulose. Cotton is also a cellulose. Fiber है वो। Carbohydrates are broke down by body into glucose, a type of sugar, जिसको हम further break down करते हैं CO2, H2O और एनर्जी में, और उसी से हमारी बॉडी कंटिन्यूसली वर्क करती है। तो इस तरह से हमने देखे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्लियर है? प्रोटीन्स पे आते हैं। व्हाट आर प्रोटीन्स? दीज आर कॉम्प्लेक्स पॉलीअमाइड्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीअमाइड्स हैं जो किससे बने हैं, अमीनो एसिड से। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। इनमें इस तरह का पेप्टाइड लिंकेज होता है। अच्छा, ग्लूकोज में जो लिंकेज होता है, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें कौन सा लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज। तो ध्यान रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किस में होता है, दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में। मतलब अगर दो मोनोसेकेराइड कंबाइन है तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? In this case, a protein part is linked to non-protein part called prosthetic group, which is mostly concerned with the spatial biological function of protein. जहाँ क्या होता है, प्रोटीन पार्ट इज लिंक टू नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. लेकिन एक होते हैं डिराइव प्रोटीन्स. These are proteins formed by partial hydrolysis of simple conjugated proteins such as protease, protonase and peptides. यानी अगर हमने कॉन्जुगेट प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स. लेकिन डिराइव्ड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा और एक प्रोटीन पार्ट होगा. प्रोटीन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड जॉइन वाया पेप्टाइड एसिड लिंक. पेप्टाइड लिंक किसके बीच में होता है? CO और NH. एक्चुअली जो प्रोटीन्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से मिलके बने होते हैं. तो इसका OH और इसका H निकाल दें तो इनके बीच में जो लिंक बनता है दैट इज पेप्टाइड लिंकेज. तो ये ध्यान रखेंगे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है हमें एग्जाम में प्रोटीन्स की. ट्रांसक्रिप्शन मींस क्या होता है? प्रोटीन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. RNA मींस होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. Replication is a process by which single DNA molecule produce two identical copies of itself. यानी DNA जब खुद को कॉपी करता है that is known as replication. अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है what is native protein? Protein found in biological system with unique three-dimensional structure and biological activity that is known as native protein. जो biologically active होना चाहिए उसको क्या बोला है हमने? कौन सा? native protein. Gene sequence of bases or nucleotides in the DNA molecule which regulate the synthesis of specific protein. हम DNA में आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे. लेकिन ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? The compound which contain carboxylic acid and an amino group are known as amino acids. Amino acids form proteins. अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जिनमें से हम जो पढ़ेंगे कौन से पढ़ेंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स. Those amino acids in which NH2 group and COOH group are attached to same carbon are called alpha amino acids. और ये कैसे मिलते हैं हमें? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से हमें क्या मिलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बने हैं तो ऑब्वियसली जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड्स मिलेंगे. टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है इसलिए मैं इस पे आता हूँ. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी. भाई वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं तो क्या हमें नीड है क्या? तो उनको बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ग्लाइसाइन, एलानाइन, ग्लूटामाइन. On the other hand, those which cannot be synthesized in the body and must be obtained by diet are known as essential amino acids. तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. जो बॉडी बना सकती है दैट इज नॉन एसेंशियल, जो बॉडी में नहीं बनेंगे दोज आर एसेंशियल. प्रोटीन को कैसे क्लासिफाई किया गया है? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन को हम दो पार्ट में मेनली क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन. इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही डिटेल इनका डिफरेंस है तो हम वो पढ़ेंगे, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. फाइब्रस क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल और एंटी पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो फाइब्रस कैसे है? पैरेलल चेन्स है बस. ये चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल्स के फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, कॉइल्स बनाते हैं. जबकि ये कैसे है? स्ट्रेट चेन है, सिंगल चेन है. जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर. केराटिन, कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रोनिन. ये केराटिन तो हमने सुना होगा हेयर ट्रीटमेंट में यूज होता है, कोलेजन है, मायोसिन हमारे मसल्स में होता है. एंड
Globular protein are usually soluble in water, like insulin, albumin, egg white, and hemoglobin and fibrinogen gets converted into fibrous protein, fibroin on clotting of blood. ब्लड क्लॉटिंग में भी एक प्रोटीन का यूज होता है विच इज नोन एज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है? फाइब्रिन ऑन बनाता है, प्रोटीन फाइब्रिन बनाता है ऑन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये हमने किसके बीच में डिफरेंस देखा? फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस स्ट्रेट चेन होते हैं, ग्लोबुलर ऐसे स्फेरिकल या कॉइल शेप बनाते हैं। फाइब्रस इनसॉल्युबल इन वाटर है, ग्लोबुलर सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये दो टाइप के प्रोटीन पढ़े हमने। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी जो होते हैं वो लेस कॉइल्ड होते हैं, बहुत इजीली सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा इनका। सेकेंडरी जो होंगे, जब प्राइमरी के चेन मिलेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, एंड जब सेकेंडरी मिलते हैं तो और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। फाइब्रस और ग्लोबुलर इसी में आते हैं। और जब टर्शरी मिलते हैं तो क्या बनता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी हम रिवर्स चलें, अगर क्वाटरनरी का हाइड्रोलिसिस करें तो टर्शरी मिलेंगे, टर्शरी का हाइड्रोलिसिस करें तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी का भी हाइड्रोलिसिस करें तो प्राइमरी। अब ऐसे बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, तो हमें इनके नाम वगैरह लर्न नहीं करने, अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ प्रोटीन हैं जिनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, जैसे एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। बायोकेमिकल रिएक्शन में इनका यूज होता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो कोलेजन, केराटिन, ये प्रोटेक्टिव एक्शन की तरह यूज होते हैं, टीथ, नेल्स एंड हेयर। ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन यूज होता है दैट इज हीमोग्लोबिन विच इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मोटर में मायोसिन है, एक्टिन है फॉर मोशन ऑफ मसल्स। हार्मोन में बात करें तो इंसुलिन जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। स्टोरेज की बात करें तो फेरेटिन या कैसिन जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है? प्रोटीन्स हैं, जो शायद कभी पूछा जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं इसको भी स्किप करने के लिए बोलूंगा। हम आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जनरली हमने देखा प्रोटीन अपनी नेटिव स्टेट में होता है। नेटिव स्टेट मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेट। लेकिन जब हम उस पर टेम्परेचर, प्रेशर या पीएच का चेंज करते हैं तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। When a protein is native form, it's subjected to change like change in temperature, pH, hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globulars unfold, helix get uncoiled, and protein loses its biological activity. It is called denaturation of protein. जैसे कि जब हम एग को हीट करते हैं, तुमने देखा होगा एग तो भाई लिक्विड स्टेट में होता है अंदर तो, लेकिन जब हमने उसको बॉईल किया तो एग सॉलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या हुआ, वो उसका कोगुलेशन ऑफ एग वाइट हो गया ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसा क्या हो गया डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में? तुमने देखा कि जब प्रोटीन बनता है तो पेप्टाइड लिंकेज बनते हैं, उसमें वाटर का लॉस होता है। लेकिन जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं तो प्रोटीन का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड से किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? सॉलिड में। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन मतलब समझ में आया क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको। एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है अपने को। एंजाइम मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। जैसे हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही बायोलॉजी में जो कैटलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंजाइम्स। जैसे हम बात करें मॉल्टोज को अगर मुझे ग्लूकोज में बदलना है तो एक एंजाइम का यूज किया जाता है, दैट इज मॉल्टेज। एंजाइम जो होंगे ना उनका जनरली जो नेम होगा उनके लास्ट में ASE मिलेगा। तो समटाइम्स इट इज आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन में मॉल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज नोन एज मॉल्टेज। एग्जांपल देखें तो लाइपेज,
a group of enzymes that help digest fats in the gut. Amylase helps to change starch into sugars. Maltase हमने अभी देखा, malt को ग्लूकोज में बदलता है. Trypsin स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, which break proteins into amino acids. तो ये सभी एंजाइम स्पेसिफिक है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं. मतलब एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा और उसके लिए टेम्परेचर भी फिक्स्ड है. दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड पे. न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसफर जेनेटिक ट्रेट्स. न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए, आरएनए. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस. तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड. क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड एंड नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस. तो कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड है, मे बी डीएनए, आरएनए, उनमें ये तीन चीजें होती हैं. इनका बेस इन पे ही बना हुआ है. नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो होते हैं उनमें आता है पाइरिमिडाइन्स. These are three bases derived from pyrimidines. These are cytosine, thiamine, uracil. In DNA, T is present, but in RNA, U is present. Thiamine किसमें प्रेजेंट होता है? T is present किसमें प्रेजेंट होगा? डीएनए में. थायामाइन डीएनए में प्रेजेंट है, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट है. तो एक डिफरेंस भी लिख सकते हैं बिटवीन डीएनए आरएनए. एक तो हमने देखा डीएनए जो होता है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डीऑक्सी शुगर, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? राइबो शुगर. नेक्स्ट होते हैं प्यूराइन्स. देयर आर टू बेसेस डिराइव्ड फ्रॉम प्यूराइन. दीज आर एडेनाइन, गुआनाइन. पायरिमाइडिन से तीन बेसेस डिराइव किए गए हैं. कौन कौन से? नाम याद रखना है हमें. साइटोसिन, थायामाइन, यूरेसिल. डीएनए में कौन सा होता है? थायामाइन प्रेजेंट होता है. आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है. प्यूराइंस जो है इनसे दो बेसिस डिराइव किए गए हैं, एडेनाइन और गुआनाइन. ये आरएनए डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. ये शुगर का मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर. उस पे अगर नंबर 1 पे बेस आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड. नंबर 1 पे बेस आ गया. बेस हमने देखे, ये बेसेस हो सकते हैं. न्यूक्लियोटाइड. When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5 position of sugar moiety, the unit of 10 is called nucleotide. देखो शुगर का मॉलिक्यूल था, उसके साथ अगर नंबर 1 पे बेस आ गया तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और अगर नंबर 5 पे फॉस्फोरिक एसिड आ गया तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बना जिसमें पेंटोज शुगर आ गया, बेस आ गया और फॉस्फोरिक एसिड आ गया. इन तीनों से मिलके ही क्या बने हैं? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा. तीनों से मिलके क्या बने हैं? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस से बने हैं. एंड यहाँ देख सकते हैं हम एक न्यूक्लियोटाइड में तीनों ही चीजें हैं. मतलब आरएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने. सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन की बात करें तो उनमें क्या होगा? बेस होगा, शुगर से अटैच है, और फिर फॉस्फेट है, फिर बेस, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर. ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे. डीएनए डिस्कवर किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है. यहाँ जी का बॉन्ड देखो सी के साथ है और ए का बॉन्ड टी के साथ है. दिख रहा है क्या सीक्वेंस चलता है? जी का बॉन्ड सी के साथ और ए का बॉन्ड टी के साथ. गुआनाइन, साइटोसिन, एडेनाइन और थायामाइन. ये डीएनए की बात कर रहे हैं. थायामाइन आ रहा है, डीएनए है. यूरेसिल किस में आता है? आरएनए में. तो न्यूक्लिक एसिड बहुत ही अच्छा सा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है हमें कि भाई न्यूक्लिक एसिड डीएनए जिसको हाइड्रोलाइज करें तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड.
न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड। और उसका भी हाइड्रोलिसिस करें तो शुगर मिलेगा, प्यूरिन बेस मिलेगा और पायरामाइडिन बेस मिल सकता है। ये प्यूरिन बेस तो दोनों में ही होते, लेकिन ये पायरामिडिन बेस जो होगा, अगर डीएनए है तो साइटोसिन प्लस थायामाइन मिलेगा, लेकिन आरएनए हुआ तो साइटोसिन प्लस यूरेसिल मिलेगा। इसमें शुगर मिल रहा है 2 डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि ये डीएनए है। आरएनए, अब ये डीएनए पढ़ा तुम लोगों ने कि डीएनए किस तरह से होता है, डबल हेलिक्स के शेप में है, बॉन्ड किसका किसके साथ है वो याद रखेंगे, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, दिख रहा है। तो एक डिफरेंस तो हम डीएनए आरएनए में ये बोल सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर से बना है, जबकि आरएनए किससे बना है? राइबोस शुगर से। डीएनए में थायमाइन प्रेजेंट होता है पायरामिडिन बेस के फॉर्म में, while in the RNA uracil is present. There are 3 types of RNA. mRNA जो मैसेंजर की तरह वर्क करता है, rRNA राइबोसोमल RNA and tRNA ट्रांसफर RNA. So there are 3 types of RNA: mRNA, rRNA and tRNA. M for messenger, T for ribosomal and R for ribosomal and T for ट्रांसफर। अगर हम आरएनए को हाइड्रोलाइज करें तो क्या मिलेगा हमें? आरएनए को हाइड्रोलाइज करने से सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस किया तो फॉस्फोरिक एसिड मिला, या फिर हमें न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो बेसिस मिलेंगे, पाइरिमिडाइन बेसिस, प्यूराइन बेसिस और शुगर मिलेगा, लेकिन शुगर कैसा है यहाँ पर? राइबोस। एडेनिन ग्वानिन यहाँ पर भी मिला, लेकिन इसमें साइटोसिन के साथ हमें क्या मिल रहा है? यूरेसिल मिल रहा है। क्लियर है? डीएनए किस काम आते हैं? डीएनए का काम होता है हेरिडिटी ट्रांसफर करना, बट आरएनए हमारे कैरेक्टर्स डिसाइड करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं और हेल्प करते हैं किसमें? जो मैंने बताया अभी तुम्हें, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। A molecule formed by combination of one pentose sugar, purine base and pyrimidine base and phosphate. Nucleotides combine among themselves to form polynucleotide or nucleic acid. A polynucleotide DNA which has thiamine base but not a uracil base. It contains deoxyribose sugar but not ribose sugar. It has double helix structure. While RNA is single strand, जबकि डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। Polynucleotide RNA which contain uracil base and ribose sugar, but thiamine base and deoxyribose sugar are absent. It has single strand structure. इस तरह से हमें डीएनए आरएनए में 3 डिफरेंस तो मिल ही गए। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में होता है राइबोस शुगर। डीएनए में होता है यूरासिल एसिड और डीएनए में थायमाइन, आरएनए में यूरेसिल। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए हेरिडिटी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, आरएनए हमारे कैरेक्टर्स डिसाइड करता है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द हेरिडिटी। इस तरह से हम डीएनए के बेस याद रख सकते हैं, ए टी जी सी। नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, एडेनाइन, थायामाइन, गुआनाइन, साइटोसिन। अब इसका याद रह गया तो आरएनए अपने आप याद रहेगा। एटीजीसी क्यों याद रखवाया? क्योंकि हमने अभी देखा कि ए और टी का बॉन्ड बन रहा था और जी और सी का बॉन्ड बन रहा था। इसके बाद आते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, एक नर्वस सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। तो हार्मोन जो है उसी एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल्स हैं जो मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। इनका काम क्या होता है? दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। एग्जाम्पल इंसुलिन,
जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। तुमने 10th में एक बहुत कॉमन सा हार्मोन पढ़ा होगा, एड्रेनलाइन हार्मोन, जो क्या करता है, जिसको हमने फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला है। इन केस अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें या तो फाइट करना होता है या फ्लाइट करना होता है, तो हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? एड्रेनलाइन हार्मोन। तुमने देखा होगा इसी बेसिस पे बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो एडवेंचरस है, लाइक बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग में जब आपको ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी बॉडी में एड्रेनलाइन हार्मोन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, आप उसी को एंजॉय करते हो, है ना? रोलर कोस्टर, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एड्रेनलाइन रश। जैसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स डिटरमिन मतलब सेक्स हार्मोन की तरह होता है मेल्स में, एंड प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो किस में होता है? फीमेल्स में। डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो यहाँ पर है, दैट स्मॉल ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हॉर्मोन्स, regulates normal growth of person, like thyroid gland, adrenal gland, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, ये सब कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायरोक्साइन हार्मोन, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर लेक ऑफ थायरोक्साइन हो जाए तो गोइटर होगा, और सफिशिएंट आयोडीन इन डाइट गोइटर को प्रिवेंट कर सकता है, बिकॉज आयोडीन हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के प्रेजेंट में ही बनेगा। पेंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बट लेक ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज हो सकता है। एड्रेनलिन हार्मोन, जैसा मैंने बताया, द हार्मोन टू कीप सॉल्ट बैलेंस, एड्रेनलाइन maintains correct balance of salt water in the blood. This is the simple function, but actual function क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि एड्रेनलाइन रश के लिए ही हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये हमने हॉर्मोन्स पढ़े। नेक्स्ट आते हैं विटामिन पे। द टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय वर्ड वाइटल अमाइंस, विटामिन। तो ये अमीनो ग्रुप्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल that is essential micronutrient which an organism needs in small quantities, because हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को वर्क करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज में इन केमिकल्स की नीड होती है, एंड ग्रोथ के लिए भी ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे हार्मोन हम मतलब विटामिन सॉरी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, बट लेकिन कुछ ऐसे भी विटामिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड हमें वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए, लाइक विटामिन सी। ठीक है, विटामिन के नेम ऐसे ही रखे गए हैं, ए बी सी डी, B1 B2 B6 B12। इनके अमाउंट कम होना भी हमारे लिए हार्मफुल है, इनका अमाउंट ज़्यादा होना भी हार्मफुल है। भाई आज हम लोग सोचे कि चलो हम लोग मल्टीविटामिन लेके अपनी बॉडी में जो सप्लीमेंट्स लेके जो है बॉडी को अच्छा बना ले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गए ना विटामिन तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। अब विटामिन के दो टाइप हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। ये फैट सॉल्यूबल जो होते हैं ना, ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, और ये हमारी बॉडी में स्टोर कर लिए जाते हैं, लाइक ADENK। कहाँ स्टोर किए जाते हैं? लिवर में या फिर फैट स्टोरिंग टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज में। तो ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ये हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारी बॉडी में स्टोर हो चुके हैं। इवन विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में अपने आप बनता है, जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो स्किन जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। लेकिन ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लाइक बी ग्रुप विटामिन है, विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए। यानी आपके जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्स में जनरली बी ग्रुप के विटामिन होते हैं या फिर विटामिन सी होता है, जो रेगुलरली चाहिए। हम लोगों में एक बहुत खास चीज होती है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो साथ में एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा रख देते हैं, कहीं भी तुम जाओगे एक छोटा सा लेमन का पीस तुम्हारे पास रखा हुआ मिलेगा उस थाली में। क्यों? क्योंकि नींबू या जो हम बात करें जो भी सिट्रस फ्रूट है, उनमें विटामिन सी होता है, और वो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबल है, तो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं और इनको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं।
तो अब हम कुछ विटामिन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ देम इज विटामिन ए। इसके क्या क्या वर्क फंक्शंस है हमारी बॉडी में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शन, reproduction, red blood cell formation, skin and bone formation, and most important, eye vision. What is, where is it found? Cantaloupe, carrots, dairy products, eggs, fortified cereals, green leafy vegetables, pumpkin, red pepper, sweet potatoes, इन सब में ये प्रेजेंट है। तो जब भी हम ये प्रोडक्ट लेते हैं, ऑब्वियसली हम डेयरी प्रोडक्ट तो रेगुलरली बेसिस पे लेते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट अ स्पेशल बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी, लाइक क्या बोलते हैं उनको, जो वीगन वीगन जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें विटामिन ए तो मिल ही जाएगा। विटामिन B6, इम्यून फंक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये किस में मिलता है हमें? चिकपीस, फ्रूट्स अदर देन सिट्रस, पोटैटोज, सैल्मन, टूना, ये फिश के टाइप होते हैं। विटामिन B12, दिस विटामिन हेल्प्स कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, नर्वस सिस्टम फंक्शन और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये भी किस में प्रेजेंट होता है? डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, मीट्स, पोल्ट्री, सी फूड, इनमें ये विटामिन B12 अवेलेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो हम ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, मतलब बहुत सुस्त ऐसा हो जाते, लेजी हो जाते एकदम। तो अगर कभी भी ऐसा लग रहा है, दैट मीन्स हो सकता है आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। और उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम बोलते हैं पल्सेस होते हैं, वो भी B12 के अच्छे सोर्स होते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह हेल्प करता है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए क्योंकि आपके स्किन को अच्छा बना के रखता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है। आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर है। कोलेजन एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, इम्यून फंक्शन, वुंड हीलिंग, अगर आपको कुछ कट लगता है तो फास्ट वो हील हो जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ब्रोकोली, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, कैंटेलोप, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस, कीवी फ्रूट, पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज एंड टोमेटो जूस, मतलब जो भी ऐसे खट्टी चीजें हैं उनमें जनरली क्या होता है? विटामिन सी होता है, और हमें ये रेगुलर बेसिस पे लेना कंपलसरी है। इसके अलावा इसके एक अच्छा सा सोर्स जो है वो है आंवला, वो कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए। विटामिन डी की बात करें, न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न फॉर मस्ट अमेरिकन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, बोन ग्रोथ, कैल्शियम बैलेंस, हार्मोन प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज देखा जाए तो आपके बोन्स जो होते हैं उनके लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन जो होती है वो वीक होती चली जाती है। किसमें है ये? एग्स, फिश, फिश लिवर ऑयल, fortified cereals, fortified dairy products, fortified margarine, fortified orange juice, and fortified soya beverages like soya milk, जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है, पहले तो नहीं होता था, आजकल सोया मिल्क इजीली अवेलेबल होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो मैंने बताया क्या है आपको? सनलाइट में बैठना है। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, मतलब 10-11 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक अगर हम विटामिन डी को मतलब सनलाइट में बैठेंगे तो हो सकता है कि हमें स्किन कैंसर हो जाए। इवन अगर हम एक आर्टिफिशियल लैंप ले लें जो यूवी लाइट प्रोड्यूस करता है, तो हम उसके अंदर भी 1-1.5 घंटा अगर बैठेंगे तो हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करती रहती है। मतलब सनलाइट इज नॉट नेसेसरी। कोई अगर एक आर्टिफिशियल लैंप लगा दे यूवी रेस के लिए और उसमें बैठा रहे तो भी चीज़ हो जाएगी। लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूवी रेस में बैठ जाते हो तो क्या होगा? स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, ये रिपीट हो रहा है।
मे बी हमने विटामिन B6 ऑलरेडी पढ़ लिया। तो यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हमने इनके बारे में पढ़ लिया, विटामिन B6 और B12 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रखेंगे, लाइक डीएनए आरएनए का डिफरेंस। डीएनए मैंने बताया डबल चेन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। आरएनए सिंगल चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए कंटेन डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। डीएनए में थायमाइन प्रेजेंट है, यूरेसिल एब्सेंट है। आरएनए में थायमाइन एब्सेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट है। ये कहाँ होता है मेनली? डीएनए न्यूक्लियस में, स्मॉल क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स में भी प्रेजेंट होता है। Mainly occurs in the cytoplasm, a small quantity is present in the nucleus. Most important, DNA can replicate itself, but RNA is formed by DNA and cannot replicate itself. तो 5 differences sufficient है, तुम लोग 5 differences learn करके रखो इसके। एक कॉमन क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? During condensation of two monosaccharides, a water molecule given out and two monosaccharides get linked together by an oxide or ethyl linkage, that is called as glycosidic linkage. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इनवर्स शुगर? An equimolar aqueous solution of glucose and fructose is called inverse sugar. जब शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इक्वल मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इनवर्स शुगर, क्योंकि ये ऑप्टिकली जो है अपोजिट हो जाती है। मतलब एक डेक्स्ट्रो टाइप है तो डेक्स्ट्रो से लेवियो या लेवियो से डेक्स्ट्रो बन जाती है। अब ये विटामिन के कुछ और भी नाम है, जैसे विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B1 को ध्यान रखना क्या बोलता है? थायामाइन। B2 को राइबोफ्लेविन। B6 को पायरिडॉक्साइन एंड विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। जनरली विटामिन ए के बारे में पूछा जाता है तो व्हाट इज रेटिनॉल ऐसा करके पूछा जाएगा, तो रेटिनॉल इज अदर नेम फॉर विटामिन ए।